नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है एक युवक की। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप जन्म की तारीख नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 31 दिसंबर 2001 और जन्म का समय है मध्य रात्रि का 1:22, यानी वो 30 तारीख की रात और 31 तारीख। अब यहां देखा जाए तो अंग्रेजी तारीख बदलने से, अगर अंग्रेजी तारीख के आधार पर देखें तो जातक का जो दिन है वो सोमवार है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो दिनमान रविवार का यहां पर होगा। तो मैं एक बार इनके पंचांग के बारे में बता देता हूं, उसे भी आप मिला लीजिए। सोमवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, ज्योतिषीय बार रविवार होगा। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में इन्होंने जन्म लिया। देवगण मिथुन राशि, यह वायु तत्व की राशि है। बुध इस राशि के राशिश है। अब कुंडली पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि जातक ने भविष्य को लेकर के बहुत सारे भविष्य सूचक प्रश्न पूछे हैं, तो हर प्रश्न को समझने के लिए पहले इनकी जन्म कुंडली को जरा समझ लिया जाए। तुला लग्न की इनकी कुंडली बनती है वायु तत्वीय लग्न, और राशि इनकी जो बनती है वो मिथुन राशि। तो वायु तत्वीय लग्न, वायु तत्वीय राशि, मैंने कहा था लग्नेश और राशिश मित्र हो तो जन्म कुंडली मजबूत हो जाती है। लग्नेश और राशिश एक ही तत्व के हों तो जन्म कुंडली और ज्यादा मजबूत हो जाती है, यानी जीवन रूपी इस जंग में लड़ाई बेहद आसान हो जाती है। लेकिन इस कुंडली में कमी भी है। केंद्र के चारों घरों में आप देखेंगे कि कोई भी ग्रह नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि जन्म कुंडली में केंद्र में कोई ग्रह ना हो तो जन्म कुंडली बेहद कमजोर हो जाएगी, ऐसा जातक भाग्यवान नहीं हो सकता। हां, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि अगर केंद्र खाली हो तो जन्म कुंडली कमजोर अवश्य हो जाया करती है। लग्न का मान देखा जाए तो 0 अंश लग्नपति जाकर के कुंडली में पराक्रम भाव में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि में। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति से वो दृष्ट भी हैं, परंतु सामने होने के कारण ये तात्कालिक शत्रुता हुई। और एक और बात देखने वाली है कि सूर्य के साथ शुक्र हैं बराबर के लगभग अंश पर, 15 अंश पर सूर्य और 11 अंश पर शुक्र। सो ये अस्त अवस्था हुई शुक्र की, यानी लग्नेश अस्त अवस्था में। राहु की दृष्टि लग्न पर और लग्नेश पर। गौर करने वाली बात है कि तुला लग्न की कुंडली में राहु कारक होंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनकी दृष्टि से जो उनके दृष्टि का प्रभाव है विच्छेदात्मक, ये पापक ग्रह और विच्छेदात्मक दृष्टि डालेंगे तो वो प्रभाव रहेगा। यानी जातक के व्यक्तित्व में चाहते तो होंगी, तुला लग्न की कुंडली है और वो भी लग्नपति पराक्रम में बैठे हैं, तो जातक की चाहत तो होगी, लेकिन चाहत को पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है और उस प्रयत्न में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। और उसमें भी शनिदेव अष्टम में, जो कि इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, अष्टम भाव में बैठकर आयु वृद्धि करेंगे, लेकिन संघर्ष बढ़ाएंगे। अब पुनः समझने वाली बात है कि सूर्य अगर जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे हों तो मैंने सदैव एक बात कहा कि ऐसा जातक ठान ले कि मुझे यह पाना है और फिर वो प्रयत्न करे तो निसंदेह उसे सफलता मिल जाती है। यानी ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में एक ही मूल सूत्र याद रखना होता है कि जीवन में जो भी मिलने वाला है सब और सब संघर्ष से, परिश्रम से, या यूं कहें कि कठोर परिश्रम, प्रयत्न, तभी सफलता मिलेगी। तो यह सूत्र जातक को भी याद रखना होगा। एक और कहानी यहां दिखाई पड़ती है कि लग्नपति भी पराक्रम में ही बैठे हैं, भले अस्त अवस्था में सूर्य के साथ, लेकिन लग्नपति का जाकर के कुंडली के पराक्रम भाव में होना भी इसी बात को कहता है कि जातक का व्यक्तित्व तो पराक्रम में है, सो परिश्रम पुरुषार्थ से कभी पीछे मत हटिए। और कुंडली में लाभ भाव का स्वामी जाकर के परिश्रम भाव में बैठा, यानी एक प्रकार का सामान्य ही से ये राजयोग है। ऐसा जातक परिश्रम से ही अपने जीवन काल में धन संपदा विशेषकर हासिल कर लेता है। तो किया जा सकता है, इस कुंडली में करने योग्य स्थिति है। केंद्र जरूर कमजोर दिखाई पड़ता है। अब जरा गौर करिए कि पराक्रम भाव में केतु, शुक्र, सूर्य और बुध, ये 4 ग्रह, और वहीं इनकी कुंडली के पंचम भाव में मंगल का होना
अष्टम में शनिदेव, गुरु, चंद्रमा और राहु, ये 3 ग्रह भाग्य भाव में। अब इनके कुछ प्रश्न हैं, मैं सीधा इनके प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चलता हूं और इन्होंने जो पूछा है उन प्रश्नों को एक एक करके हम समझेंगे और उसका जवाब भी इसी कुंडली से हम तलाशेंगे। इन्होंने पहले पूछा, पहले इनके बारे में जानिए ताकि इनके प्रश्नों को हम आसानी से समझ सकेंगे। इनके जो पिता हैं वो इन्होंने लिखा है कि दाल चावल और मस्टर्ड ऑयल का व्यापार करते हैं। इन्होंने आगे के प्रश्न में 5वें नंबर पर प्रश्न पूछा है कि क्या मैं भी इसी प्रकार का व्यापार कर सकता हूं, मैं भी उसमें सफल रहूंगा। यानी एक ऐसे परिवार से है जहां सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इनके पहले प्रश्न पर चलते हैं। इनका पहला प्रश्न है, भविष्य में एक अच्छा घर बनाना, कार खरीदना एवं कारखाना लगाना चाहता हूं। भाई, घर बनाना और कार खरीदना यह ज्यादा मायने नहीं रखता अगर आपके पास धन हो। प्रायः ये लोग मुझसे पूछा करते हैं कि मेरा अपना घर कब होगा, और मैं कहा करता हूं कि घर मुद्दा नहीं है, मुद्दा वाला प्रश्न ये है कि क्या आपके पास उतना धन है कि जब जहां आप चाहें वहां घर ले सके। क्योंकि जहां घर आपको पसंद आएगा वह आपके बजट में नहीं होगा और जो आपको पसंद नहीं आएगा वही आपके बजट में होगा। तो अगर आपका बजट है तैयार, जेब आपका मजबूत है, तो फिर यह प्रश्न समाप्त हो जाता है। आपकी कुंडली में चतुर्थ पति तो वैसे अष्टम भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव की स्थिति को देखें तो सूर्य और मंगल ने यहां पर आपके चतुर्थ भाव को पाप कर्तरी योग में डाल दिया है। और शुक्र भी आपकी कुंडली में अस्त अवस्था में, और चंद्रमा की बात करें जो कि यहां के दिग्बली यहां पर होते हैं, वो जाकर के बैठे हैं भाग्य भाव में, परंतु वो भी राहु के साथ युति में है। थोड़ी सी कमजोर स्थिति। परंतु आपकी कुंडली में अगर देखें तो भाग्य भाव में देव गुरु बृहस्पति का होना, गुरु की दृष्टि लग्न पर और पराक्रम पर, संघर्ष होगा, दिक्कत होगी आपको, लेकिन पुरुषार्थ, जैसा मैंने कहा था कि पुरुषार्थ का हाथ आप थामे रहिएगा और फिर पुरुषार्थ आपको आपके जीवन काल में सब कुछ प्रदान कर देगा। तो निसंदेह आप अपना घर बना सकेंगे पुरुषार्थ से, परिश्रम से, या यूं समझ लीजिए कि पिता के सहयोग से। तो पिता का सहयोग लगेगा, अपना घर बन जाएगा। लेकिन अगर आप ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस सवाल को समझने का प्रयत्न करें तो मैंने क्या कहा था, इसीलिए मैंने पहले प्रश्न को आपको समझाया था, क्योंकि देश, काल और परिस्थिति का विज्ञान है ज्योतिष। अगर आम तौर पर देखें तो एक सूत्र लागू होता है कि चतुर्थ पति अष्टम में बैठा हो तो ऐसे जातक के जीवन काल में उसका खुद का अपना घर वो कभी नहीं बना सकता। चतुर्थ भाव पाप कर्तरी योग में हो तो ऐसा घर, ऐसा जातक अपने खुद के परिश्रम से घर नहीं बना सकता है। यह ज्योतिष शास्त्र का तर्क है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप पुरुषार्थ करिए, अपने पिता के सहयोग से आप अपना घर बना सकेंगे। और बाकी रही बात गाड़ी और इत्यादि की, सब इसी से विचार होगा। रही बात कारखाने की, तो व्यापार पति आपकी कुंडली में जाकर के पंचम में, और व्यापार भाव पर अगर दृष्टि की देखें तो केतु की दृष्टि पड़ रही है, परंतु व्यापार पति पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। निसंदेह आपके पास आपके पिता का व्यापार तो है ही, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और वो है आपकी महादशा। मैंने अपने कार्यक्रमों में सदैव बताया कि कुंडली कमजोर है या मजबूत, यह तय करना हो, यह जानना हो तो इसके लिए जन्म कुंडली में महादशा को देखिए। महादशा सारी कहानी कह देती है। तो आपकी कुंडली में वर्तमान समय में शनि की महादशा, और इसी क्रम से आप अगर देखें तो सारी महादशाएं, शनि केतु शुक्र, यहां तक तो क्योंकि शुक्र भी 20 साल होंगे, तो ये जो महादशाएं चल रही हैं ये सब आपके पक्ष की हैं। बाल्यकाल में ही गुरु की महादशा निकल गई। अब यहां से जो शनि शुरू हुए, शनि केतु बुध शुक्र, यहां तक यानी लगभग जिंदगी का आखिरी समय आ जाएगा, बुढ़ापा आ चुका होगा, या यूं कहें कि उत्तरार्ध के आखिरी चरण में आप पहुंच चुके होंगे। तो वहां तक आपकी कुंडली में जो आपकी फेवर करने वाली महादशा है वो चल रही है। अतः यहां घर बनाने में दिक्कत होने के बावजूद मैं कह रहा हूं कि घर का योग होगा, आप परिश्रम से, पुरुषार्थ से बना सकते हैं। कारखाना सीधी सी बात है, पंचम में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण योग है, निसंदेह आप कर सकेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आगे आपने पूछा है किसी बड़े रोग में तो नहीं परेशान होंगे।
हमारे लिए कर्ज लेकर काम करना ठीक होगा या उधार देकर? घर की स्थिति ठीक है, दे भी सकते हैं और बैंक से लोन मिल भी सकता है। निसंदेह आपकी कुंडली में बड़े रोग के नाम पर पेट का रोग आपको आपके जीवन काल में बना रहेगा, सो पेट के रोग का ख्याल रखिएगा। बाल झड़ने की शिकायत भी इस कुंडली में होते मुझे दिखाई पड़ रही है। आंखों से संबंधित परेशानियों की संभावना है, सो जरा उसको लेकर के सावधान रहिए। अब रही बात कर्ज लेना, तो ऋणपति का जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठना, सो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं, आप कर्ज ले सकते हैं। और देने की बात आए तो मैं मना करूंगा। मैंने कहा था इस अवस्था में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर ऋण देकर के कहीं ना कहीं अपने आप के लिए मुसीबत आप खड़ा कर लेंगे, तो मैं सलाह नहीं देता हूं ऋण देने की। ऋण आप ले सकते हैं। अगला इन्होंने प्रश्न जो पूछा है, पत्नी के साथ संबंध कैसा रहने वाला है, बनेगा या नहीं, तलाक, कोर्ट केस या घरेलू कलह तो नहीं होगा? क्योंकि नौमांश में लग्न में राहु है। निसंदेह इनकी कुंडली में नौमांश में राहु है और सप्तम में मंगल, चंद्रमा और केतु की युति है। अब यहां पर देखें तो यहां भी सप्तम, क्योंकि इनका लग्न जो है वो वर्गोत्तम लग्न है। अब सप्तम पति जाकर के पंचम में बैठे हैं। शनि की दृष्टि सप्तम पर, केतु की दृष्टि, माफ करिएगा, शनि की दृष्टि सप्तमेश पर, केतु की दृष्टि सप्तम पर, राहु की दृष्टि सप्तमेश पर। दाम्पत्य कारक शुक्र अस्त अवस्था में राहु से वो दृष्ट है। पत्नी का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल होगा, उग्र होगा। गुस्सा तो आपको भी बहुत आता है वृषभ मिथुन राशि, मैं सदैव कहा करता हूं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तो गुस्सा तो आपको भी बहुत ज्यादा आता है। दाम्पत्य जीवन की बात करी जाए तो कुंडली मिलाकर के अगर विवाह होगा तो तलाक और कोर्ट केस तक तो जाना उचित नहीं है, लेकिन हां थोड़ा मतभेद तो रहेगा ही रहेगा। अब सवाल उठता है कि यह कौन सा बड़ा तीर मारने वाली बात है, लगभग हर घर में है। बिल्कुल मैं भी वही कहना चाहता हूं, यहां कोई चिंता का विषय नहीं, बस थोड़ा मतभेद होगा। तुला लग्न है आपका और यहां पर दाम्पत्य जीवन तभी टूटता है जब आप दोनों के दोनों, यानी पति पत्नी दोनों के दोनों ईगो, अहंकार में फंस जाएं, तभी। नहीं तो दोनों सामंजस्य कर लेते हैं। सामने वाले को क्रोध आए तो आप सामंजस्य करिए, आपको क्रोध आए तो सामने वाला सामंजस्य करे, यानी पति पत्नी दोनों मिलाकर के चल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका निभा जाएगा। परेशानी ना आए, दिक्कत ना आए, इसके लिए कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। अब आगे आपने जो पूछा है कि कोई घरेलू कलह, तो जैसा मैंने कहा मामूली है, और कोर्ट केस आपके हाथ में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आय कैसी होगी, कम मेहनत में अच्छी सफलता मिलेगी या अधिक मेहनत करने के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे? यह गलत सवाल है, क्योंकि अधिक मेहनत करने के बावजूद परिणाम क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, कई बार ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत करते हैं और उनको नहीं मिल पाता, लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा कि यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। यत्न करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिली तो पीछे मुड़ो और देखो कहां गलती रह रही है, क्योंकि किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। तो आप इस प्रश्न को मत पूछिए, आपकी पूरी कुंडली ही परिश्रम आधारित कुंडली है। अभी भी याद रखिए, केंद्र खाली है और मैं उसकी गणना कर रहा हूं, तो याद रखिएगा कि आपकी पूरी कुंडली में जो भी सफलता आपके लिए मैं निर्धारित कर रहा हूं वो टोटली आपके पुरुषार्थ के बेस पर। यानी अगर आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या कारखाना लगाना और क्या घर बनाना, ये सारी बातें केवल शेख चिल्ली के सपने सिद्ध होंगे। लेकिन अगर आपने अपने मूल सिद्धांत को समझा, अपनी जन्म कुंडली को समझा, जो कि साफ साफ बता रहा है आपको कि पुरुषार्थ ही आपकी जन्म कुंडली में सब कुछ है, पुरुषार्थ से कभी पीछे मत हटिए, तो फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो निसंदेह इस सिद्धांत को आप रट के रहिए, इसी सिद्धांत पर चलिए, इसी से सफलता मिलेगी। अब रही बात मेहनत, जितना अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि इस पूरी कुंडली में मेहनत से ही सब कुछ मिलने वाला है। यहां देखिए गज केसरी योग है और राहु पराक्रम से संबंध बना रहे हैं। आपके पराक्रम में ही 4 ग्रह बैठे हैं, यानी अगर कुंडली का केंद्र खाली है तो ठीक है, पराक्रम और भाग्य का संबंध मजबूत है। ज्ञान भाव में मंगल, जो कि इस लग्न में कारक तो नहीं परंतु पंचम भाव में बैठे हैं, सो दिमाग लगाइए, विवेक लगाइए, उत्साह के साथ निरंतर प्रयत्न करिए, लगातार प्रयत्न करिए, सफलता मिलेगी। अब इनका वो सवाल जो मैंने पहले नंबर पर रख दिया था, मेरे पिताजी का दाल चावल और मस्टर्ड ऑयल का व्यापार है, हम भी इसी काम को करना चाहते हैं, सफलता मिलेगी या नहीं? आपकी कुंडली में व्यापार पति पंचम में और कर्मपति जाकर के बैठे हैं भाग्य में, वो पिता के कारक से दृष्ट हैं और पिता का कारक जाकर के पराक्रम भाव में बैठा है। निसंदेह आप अपने पिता से जुड़ सकते हैं। गुरु सूर्य का आमने सामने का संबंध शिक्षक योग बना देता है। सो पिता के द्वारा सिखाई चीजें, पिता के द्वारा की गई चीजें, इन्हीं चीजों को कर कर, इसी ज्ञान को, जो ज्ञान आपको प्राप्त है जन्मजात, वही कार्य करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप भविष्य में कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, आप इस काम को बड़े प्रेम से कर सकते हैं। दाल चावल अगर देखा जाए तो
इन दोनों के साथ शनि यानी मस्टर्ड ऑयल, आप ये सारे काम कर सकते हैं। फिर भी देखा जाए तो लग्न का मान 0 अंश, सूर्य आपकी कुंडली में 15 और चंद्रमा 20, 10 घर आगे आने पर गुरु की राशि आएगी और गुरु नौमांश में खुद की राशि में बैठे हुए हैं। अब देखा जाए तो गुरु वक्र अवस्था में आपके नौमांश चक्र में बैठे हुए हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिता के द्वारा किया हुआ व्यापार और साथ ही साथ लिक्विड, तो आप ये जो मस्टर्ड ऑयल है इसी का काम जो करेंगे, तो पिता ने दाल चावल पर ज्यादा ध्यान दिया, ये मस्टर्ड ऑयल का जो कार्य है ये सबसे ज्यादा बेहतर आपका चलेगा और इसी में आप बड़े बड़े कारखाने लगा सकते हैं, इसी पर आप बड़ा काम कर सकते हैं, इसी से बड़ी इनकम आपकी होगी। तो तेल का कार्य जो आपका है इसी को आप आगे बढ़ाइएगा। विवाह होने के बाद भाग्योदय होगा या भाग्य पहले से ज्यादा साथ देगा या परेशानी आएगी? अगले साल 2022 में शादी होने की बात हो रही है, करें या अभी रुकें? सप्तम पति पंचम में बैठे हैं और मैं आपको बता दूं कि विवाह होने के बाद अगर देखा जाए तो भाग्य आए ना आए ज्ञान जरूर आ जाएगा, नेत्र चक्षु पट खुल जाएंगे। तो अब इसी को आप समझ लीजिए मैं क्या समझाना चाहता हूं कि भाग्य आप जो चाह रहे हैं वो आए ना आए, आंखें तो खुली जाएंगी आपकी। तो विवाह 2022 में अगर हो रहा है तो इसमें क्या बुराई है, बड़े प्रेम से कर लीजिए। वैसे देखा जाए तो बिल्कुल 2022 में योग भी बन रहा है आपकी कुंडली में, आप कर सकते हैं विवाह। अब रही बात भाग्य साथ देने की, जब एक बार आंखें खुल जाए, ज्ञान हो जाए तो भाग्य भी साथ देने लगेगा, सो उसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुंडली मिला करके ही विवाह करिएगा, बिना कुंडली बाकायदा मिलाए विवाह मत करिएगा। जन्मस्थान से दक्षिण दिशा की ओर विवाह की प्रबल संभावना बन रही है, सो दक्षिण की ओर विवाह हो रहा हो बढ़िया है, परंतु कुंडली मिलाकर, बाकायदा कुंडली मिलाकर के विवाह करिए। और जैसा आपने कहा कि विवाह के बाद भाग्योदय, बिल्कुल होगा भाग्योदय, इसमें कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। और रही बात कि विवाह के बाद आपकी सफलता बाधित होगी, मुझे लगता है कुंडली मिलाकर के विवाह किया जाए, बिल्कुल बाधित नहीं होगी। हां, अगर आप अभी से पुरुषार्थ कर रहे हैं और पत्नी के आने के बाद ऐसा तो होगा नहीं, पुरुषार्थ छोड़ देंगे, तो फिर यह चिंता की आवश्यकता नहीं। विवाह के पश्चात भी भाग्योदय होगा, या यूं कहिए कि भाग्य साथ देगा। और आगे इन्होंने पूछा है कि हमारा स्वभाव धन संचय करना है, पैसे बचा कर रखना है, पत्नी भी धन संचय करने वाली होगी, परिस्थितियों के अनुसार काम करने वाली होगी या अधिक खर्च करने वाली होगी? याद रखिए, केवल आप नहीं, सभी लोग, जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है वो ठीक आपके विपरीत होता है। तुला में सामंजस्य का गुण है तो मेष में सामंजस्य का गुण बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या कहा था कि मेष का गुण यह है कि जल्दबाजी में असफल वाला परिणाम और रुक कर सफलता वाला परिणाम। तो कई बार मेष का कथन है कि जल्दबाजी वाला ही दे दो, असफल ही सही, धैर्य नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यह बता दूं कि प्रकृति ने केवल आपके साथ नहीं, सबके साथ ऐसी स्थिति बनाई है कि ठीक आपका विपरीत ही आपके साथ जुड़ सकता है। जरा सोच के देखिए कि दोनों एक जैसे स्वभाव के हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। जैसे आपका स्वभाव है बचा कर रखना और सामने वाला भी बचाने वाला आ जाए तो असल में उस धन का केवल और केवल नाश हो जाएगा, क्योंकि धन की तीसरी गति यहां लागू हो जाएगी। धन की दो गति, दान करिए, भोग करिए, अथवा तीसरी गति है नाश। अब आप भी अगर बचा रहे हैं और सामने वाला भी बचाने वाला आ जाए, वो भी खूब बचा बचा करके चले, तो फिर अंत में दोनों के दोनों रोगी होंगे और डॉक्टर के यहां जाकर के देंगे। तो आपको बता दूं कि ऐसी कल्पना करना भी गलत है, वैसे ठीक आपके विपरीत ही समझ लीजिए। यानी आपकी श्रीमती जो होंगी वो व्यय करने में खुले हाथों वाली हों, मुझे इसमें कहीं कोई संशय नहीं दिखाई पड़ता। तो आप निश्चिंत रहिए। हां, अब सप्तम से अगर द्वादश देखें तो यह है, यहां पर गुरु की राशि और गुरु आपकी कुंडली के भाग्य भाव में। अब यहां से अगर देखें, देखते चलिए, समझा रहा हूं। यह है आपका सप्तम भाव, सप्तम से 4 घर आगे पत्नी का, यहां ये सुख उनका हुआ, ये उनका द्वादश भाव, यानी पत्नी व्यय अगर करेंगी तो गुरु की राशि बनी हुई है, गुरु जाकर के चतुर्थ में बैठे हैं। तो यहां से अगर आप देखें तो पराक्रम में, और भाग्य अगर सुख से देखें तो तृतीय हुआ ये, तो तृतीय अर्थात अच्छे अच्छे चीजों पर, अच्छे कार्यों में, हो सकता है धार्मिक कार्यों में। तो ये बहुत अच्छा है, आपके धन को सही मार्ग मिल जाएगा, जो आप संचित करते हैं उस धन को सही दिशा मिल जाएगी विवाह के बाद।
तो बड़े प्रेम से और जल्दी विवाह कर लीजिए ताकि आपके धन को सही दिशा मिल सके। ये इनके इतने प्रश्न थे। जाहिर सी बात है ये प्रश्न सामान्य ही थे, क्योंकि एक बालक इससे ज्यादा बेहतर और क्या पूछेगा। अब आपने फिर से वही पूछा है कि दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए उपाय बताइए। एक ही उपाय था जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, कुंडली मिला करके विवाह करिए। देखिए आपकी कुंडली कोई कमजोर नहीं है, कुंडली अच्छी है आपकी, परंतु केंद्र खाली है। तो इस कुंडली में सबसे पहले लग्न और लग्नेश को बलवान बनाना होगा। अगर हम लग्न और लग्नेश को, क्योंकि शनिदेव अष्टम में बैठे हैं, मैंने एक बार कहा था कि कई जगह पर इस बात का प्रमाण है कि शनि अगर कुंडली के अष्टम में हो और कारक हो तो आप एक बार नीलम अवश्य अपने जीवन काल में पहन करके देखिए, क्योंकि अष्टमस्थ शनि नीलम पहनने से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो एक बार को जरूरत पड़ने पर आप नीलम भी पहन सकते हैं और नीलम पहन करके भी देख सकते हैं कि नीलम से क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है। एक अब रही बात इस कुंडली को मजबूत करने की, तो लग्न को बलवान करने के लिए गाय को हरा चारा देना, गाय की सेवा करना और साथ ही साथ मां भगवती जगत जननी जगदंबा की आराधना करना, दुर्गा जी की आराधना करना। तो दुर्गा जी की आराधना करिए। दुर्गा सप्तशती में प्रारंभ में ही कवच, अर्गला और कीलक पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए, उसका श्रवण करिए, यह नित्य शुरू करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। अब रही बात रत्न की, तो इस कुंडली में मैंने जैसा कहा एक बार को आप शनि का रत्न धारण करके देख सकते हैं, नीलम से भी आपको नुकसान नहीं होगा, पहन करके अवश्य देखिए। इसके अलावा रत्न धारण नहीं करना, सूर्य की आराधना करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके सूर्य की आराधना करिए, आत्मविश्वास आएगा। और जब बड़ा बनने की सोच रहे हैं तो बड़ा बनने के लिए पहले तो यह तय करिए कि बड़ा आपको बनाएगा कौन। बड़ा आपको वही बनाता है जो आपसे छोटे हो, अगर छोटे ना हो तो आप कभी बड़े नहीं बन पाएंगे, तो उनका सम्मान करिए। हम प्रायः यही नहीं करते हैं, हम सदैव जो छोटे हैं, जो हमसे कमजोर वर्ग है, उसका इसलिए हम सम्मान नहीं करते क्योंकि हमारी नजर में वो किसी लायक नहीं। असल में हम किसी लायक नहीं होते अगर वो नहीं होता, क्योंकि हम भी, हमारी गणना कौन करता है? बड़ों की गणना ही तभी होती है जब हम जैसे छोटे होते हैं। तो कमजोर वर्ग, छोटे वर्ग के लोग ही बड़े बड़े लोग बनाते हैं। तो अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो याद रखिएगा, जो भी आपके वर्कर, मजदूर, काम करने वाले लोग, उनका सम्मान करिए, शनि बली हो जाएंगे और फिर आपको इस जीवन काल में वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आपको चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा यहां पर राहु के साथ बैठे हुए हैं। वैसे तो राहु और चंद्रमा में दूरी बहुत ज्यादा है, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी मन अशांत हो, मन में भटकाव हो, तो उससे बचने के लिए शिव मंदिर में जाया करिए सोमवार के सोमवार, और शिव जी का जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक किया करिए, इससे आपको विशेष राहत मिलेगा। तो रत्न, नीलम, सूर्य की आराधना, भोलेनाथ की आराधना और दुर्गा जी की आराधना, और साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना, इतना ही करना है आपको। ये अपने जीवन काल से जोड़ लीजिए और आपकी जिंदगी चलेगी नहीं, दौड़ने लगेगी। विवाह कुंडली मिलाकर के करिएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इनकी जन्म कुंडली जिसका मैंने अभी अध्ययन किया, अगर आप भी इस जन्म कुंडली में कुछ विशेष देख रहे हैं, युवक हैं ये, इनके लिए कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अच्छा कहना चाहते हैं, तो कमेंट में आपका स्वागत है, अवश्य कहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।